बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप के हाथ बांध दिए गए हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिकी कांग्रेस में, जिसके बाद ट्रंप के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और उसके जो इख्तियारात हैं वो उससे छीन लिए गए हैं। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि दोनों अमरीकी जो ऐवान हैं, सेनेट और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, दोनों में ट्रंप ने अक्सरियत खो दी है और अक्सरियत खोने के बाद ट्रंप का जो इक़्तिदार है ना वो खतरे में पड़ चुका है। कभी भी उस पर अब अदम एतमाद आ सकती है, उस पर फर्द जुर्म आयद हो सकता है और उसे इक़्तिदार से निकाला जा सकता है। क्या मामला चल रहे हैं, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप का सबसे बड़ा इत्तेहादी नेतन्याहू, इनके दौरान लड़ाई दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि ट्रंप नेतन्याहू की जो अहलिया है उसे भी धमकियां देने पर उतर आया है। यह मामला क्या है? नेतन्याहू के बेटे और उसके अमेरिका में मौजूद असासों से मुतल्लिक ट्रंप जो है वो क्या धमकियां लगा रहा है, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि ट्रंप जो है वो अपने ऊपर पाबंदियां लगने के मामले पर कैसे नाखुश है और वो अब ये मौक़िफ़ अपना रहा है कि मैं तो ईरान के साथ अब जंग करना ही नहीं चाहता और ना ही मैं ईरान के साथ अब जंग करूंगा। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों रूस और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। इस पर पाकिस्तान का जो रद्द अमल है ना इनिशियल, वो आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। मामला कुछ यूं हुआ माफ कीजिएगा, मामला कुछ यूं हुआ कि ट्रंप के अगेंस्ट एक करारदाद लाई गई और इस करारदाद में यह लिखा गया कि ईरान जंग के मामले में जो ट्रंप के इख्तियारात हैं वो उससे लेकर कांग्रेस को दिए जाएं। और इसके पीछे जो रीज़न थी, जो सोच थी ये करारदाद लाने के पीछे, वो ये थी कि अमरीकी अवाम और अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान हैं और जो अमरीकी सेनेटर्स हैं वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रंप ईरान के ऊपर जो हमला है वो करे। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानने के बाद हमला किया। उसके बाद भी ट्रंप के जो करीबी साथी थे वो उसे समझाते रहे कि पीछे हो जाओ, यहाँ तक कि उसके अपने जो दोस्त, उसके अपने जो साथी थे, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। रिजाइन देकर वो ट्रंप से दूर हो गए। अब नाजरीन ये हुआ है कि ट्रंप के अगेंस्ट अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद आई है और उसके इख्तियारात लेकर जंग के हवाले से कांग्रेस को देने की मुतल्लिक ये करारदाद थी जो कि मंजूर हो चुकी है। अब यहां पर मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस वक्त ट्रंप की अक्सरियत है और डेमोक्रेट्स की जानिब से ये करारदाद लाई गई। अक्सरियत होने के बावजूद ट्रंप जो है उसके अगेंस्ट जो करारदाद है वो मंजूर हो चुकी है। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ कि कुछ दिन पहले, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, यही करारदाद अमरीकी सेनेट से भी मंजूर हो चुकी है। सेनेट में इस करारदाद के हक में 53 यानी कि 53 जो वोट्स हैं वो पड़े थे और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 215 जो वोट है ना वो इसके हक में पड़ गए हैं। और यूं अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो दोनों ऐवानों में अपनी जो अक्सरियत है ना वो खो बैठे हैं। तो असल इसके पीछे जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि अमरीकी सदर दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब करारदाद मंजूर होने का मतलब यह है कि ट्रंप ईरान जंग से मुतल्लिक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता और ईरान के ऊपर जब भी जंग की जाएगी या कोई अहकामात दिए जाएंगे तो वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं दिए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें एक ट्रंप के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो इसको वीटो कर सकता है। वीटो करने की सूरत में ये करारदाद दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी और अगर दोबारा ये मंजूर हो जाती है तो फिर ट्रंप ये इकदाम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि अक्सरियत खो चुका है ट्रंप, दोनों ऐवानों से बारी बारी ये करारदाद मंजूर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों ऐवानों को कंबाइन करके भी ये करारदाद पेश की जाती है तो ट्रंप के अगेंस्ट ये जो करारदाद है वो मंजूर हो जाएगी और ट्रंप दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत खो बैठा है। अब अक्सरियत खोने का मतलब क्या है कि ट्रंप के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट है ना वो पॉसिबल हो गई है। जो ट्रंप का पहला दौरे इक़्तिदार था इसमें भी ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की जो थी वो लाई गई थी। ट्रंप के को मुआवजे का जो सामना था वो करना पड़ा था। लेकिन सूरत हाल ये हुई थी कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है अगर आप जो सिटिंग होते हैं प्रेसिडेंट अमेरिकन, जो इसका तरीकाकार होता है वो ये होता है कि
जो सेनेट है, सेनेट में बाकायदा तौर पर एक कार्रवाई होती है, अदालत लगती है, फर्द जुर्म आयद होती है अमरीकी प्रेसिडेंट के ऊपर, और फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। यानी कि इस वक्त जो सेनेट है इसमें तादाद है 100 में से 67 जो वोट हैं वो चाहिए अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट, तब जाकर ट्रंप को अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है, ट्रंप के इक़्तिदार के खात्मे का जो आगाज़ है वो हो चुका है। दोनों ऐवानों में ट्रंप अक्सरियत खो बैठा है और जो अमरीकी सेनेट है, चूंकि अब आगे होने हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब यह है कि अगर ट्रंप वहां पर भी हारता है तो 53 वोट तो अभी ट्रंप के अगेंस्ट जा चुके हैं, सिर्फ 14 जो वोट है ना वो मजीद चाहिए। अगर मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप हारता है और बुरे तरीके से आता है, जो कि इस वक्त दिख भी रहा है कि बज़ाहिर बुरे तरीके से ट्रंप ये जो मिड टर्म इलेक्शन है ना ये हारने जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो 14 नशिस्तें हैं वो मजीद अपोजिशन के पास आ जाएंगी। और ये जो दोनों ऐवानों से करारदाद भी मंजूर हुई है ट्रंप के अगेंस्ट, इसमें कुछ रिपब्लिकन्स भी थे जिन्होंने डेमोक्रेट्स यानी कि ट्रंप की जो अपोजिशन है उसका जो साथ है ना वो दिया। ट्रंप की इस वक्त जो जमात है वो रिपब्लिकन है। ऑलरेडी जो रिपब्लिकन्स हैं यानी कि ट्रंप की जमात के अंदर से जो लोग हैं वो उसके मुखालफत में सामने आ रहे हैं और वो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। और अगर जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ऑलरेडी दोनों ऐवानों में अक्सरियत खो चुका है ट्रंप, मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ट्रंप हारता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप अपनी जो नशिस्त है ना, अपनी जो सदारत की कुर्सी है ना उससे भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। और ऐसी सूरत में जो अमरीकी नायब सदर होते हैं यानी कि इस टाइम जेडी वैंस हैं वो फिर सदारत का जो ओहदा है ना वो संभालेंगे। तो इस चीज़ की जो राह है ट्रंप के मुआवजे की, ट्रंप की इम्पीचमेंट की जो राह है ना वो हमवार हो गई है इन दोनों ऐवानों में अक्सरियत खोने के बाद। तो इसलिए भी इस डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस भी हासिल है और इसको देखा भी जा रहा है, इस पर नज़र भी रखी जा रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ट्रंप ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। ट्रंप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बरहम है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है कि उसके अगेंस्ट ये जो करारदाद है ना वो पास हो चुकी है। अलबत्ता इसकी एक कड़ी इस तरह से भी मिलाई जा रही है कि नेतन्याहू जो कि ट्रंप का इत्तेहादी इस लिहाज से था कि उसी के कहने के ऊपर ट्रंप माना और उसने ईरान के ऊपर हमले जो है वो कर दिए। हालांकि इससे प्रीवियस जो सदूर रहे हैं अमेरिका के, उनके ऊपर भी इस तरह का जो प्रेशर है वो रहा, लेकिन उन्हें मालूम था। यहाँ तक भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमरीकी जो खुफिया एजेंसी है उसने पहले भी जो सदूर थे उनको बताया था कि ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए। अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो वो आबनाए हरमूज को बंद कर देंगे, और आबनाए हरमूज को बंद करने का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया की जो माइशत है ना उसके ऊपर ऐसा दबाव आएगा कि फिर आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे जंग को, आपको बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद जो ट्रंप है उसने ट्रस्ट किया नेतन्याहू के ऊपर और जो हमला है ना वो कर दिया ईरान पर। तो अब उसका जो खमियाजा है ना वो उसे भुगतना पड़ रहा है। खुद वो माना है कि ईरान के ऊपर हमला उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने गलती की ईरान के ऊपर हमला करके, लेकिन अब उसका जो खमियाजा है उसे अपने इक़्तिदार को खोकर उसका जो खमियाजा वो भुगतना पड़ेगा। तो अभी उसी तरफ जो मामलात है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी से ही रिपब्लिकन उसके अगेंस्ट हो चुके हैं तो अगर मिड टर्म इलेक्शंस भी हारता है और मजीद कुछ रिपब्लिकन जो है वो उसके अगेंस्ट होते हैं, फिर तो ये कन्फर्म है कि सेनेट में ना सिर्फ इसके ऊपर ट्रंप के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी बल्कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी। और जो वोटिंग होगी 67 जो वोट हैं वो भी इसके अगेंस्ट हासिल हो सकते हैं। तो बहरहाल जी अभी नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस है ना वो होने हैं, इसलिए भी ये जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप पूरा जोर लगा रहा है कि एक अच्छी जो डील है वो ईरान से वो हासिल कर ले ताकि मिड टर्म इलेक्शंस में उसकी इतनी मकबूलियत हो जाए कि एटलीस्ट उसके जो मुखालफीन है ना वो इतने ताकतवर ना हो कि उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सके। तो इस वक्त सारी जो एनर्जीज है ना ट्रंप वो इसी मामले के ऊपर लगा रहा है। इसके साथ ही जी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो भी आपको बताता चलूं जी। ये अमेरिकी सेनेटर हैं और ये रिपब्लिकन के सेनेटर हैं यानी कि ट्रंप जिस जमात से हैं, जिस जमात ने ट्रंप को वोट दिया और ट्रंप जो है वो सदर बने, उसी जमात के एक सेनेटर हैं और इनका नाम है थॉम टाइल्स जो हैं ये इनका नाम है। ये क्या ऐलान करते हैं, ये बिल पास होने के बाद ये ऐलान करते हैं कि इस किस्म के फंड्स के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए
अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको समझाता चलूं कि बॉल रूम का एक मामला था जो कि व्हाइट हाउस में तामीर होना था और उसके लिए $1 अरब के जो फंड्स हैं ना वो चाहिए थे। इसकी डिटेल्स जो है वो मैंने लास्ट व्लॉग में सारी डिटेल शेयर की है कि असल में ये मामला था क्या, लेकिन ट्रंप को इसमें भी शिकस्त हुई है। उसके अपने जो रिपब्लिकन्स थे इस बिल में भी उन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट वोट दिया और ट्रंप ने ये जो फंड्स मंजूर करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया, तो ट्रंप का ये जो फैसला था वो रिपब्लिकन्स ने भी नहीं माना और उसे जो फंड्स थे वो कांग्रेस में से जारी करने की जो मंजूरी है वो नहीं मिल सकी। उल्टा हुआ क्या कि उसके अपने जो सेनेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा जो बिल है वो लाएंगे और उसे मंजूर करवाएंगे जो कि इस किस्म के फंड्स मांगने के ऊपर जो पाबंदी है वो लगा देगा और इस किस्म के फंड्स जारी करने के ऊपर भी जो पाबंदी है ना वो लगा देगा। यानी कि उसकी अपनी जमात के जो सेनेटर्स हैं वो एक स्टेप आगे इस तरह से जा रहे हैं ट्रंप के कि वो खुद ये चाहते हैं कि ट्रंप को हटाया जाए। वो उसके अगेंस्ट ना सिर्फ वोट कर रहे हैं बल्कि उसके फैसलों के अगेंस्ट बिल्स लगाने की भी जो स्टेटमेंट्स है ना वो दे रहे हैं। आगे चलते हुए जी जो मामला है ट्रंप का और नेतन्याहू का, इस पर भी एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आलमी मीडिया इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट कर रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो तनाज़ा है वो अब दुश्मनी की हद तक बढ़ चुका है और ट्रंप ने जी नेतन्याहू की जो अहलियाँ हैं उनको कुछ जो धमकियां हैं ना वो लगाई हैं और उसे धमकियां देने के बाद नेतन्याहू लबनान वाले मामले से पीछे हटा है और फिर अमेरिका ने बतौर सालिस किरदार अदा किया और इन दोनों के दरमियान जो सीज फायर है, जो जंग बंदी है ना वो करवाई। और ये ट्रंप के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वहां से ईरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे और ट्रंप को इस वक्त मुज़ाकरात की भी ज़रूरत है और डील की भी ज़रूरत है। इसीलिए जब मुज़ाकरात को मुअत्तल किया ईरान ने तो हुआ क्या कि ट्रंप ने फौरी तौर के ऊपर जो दबाव है वो डाला। अब हुआ जो नेतन्याहू की अहलिया उसकी बीवी वाला मामला है कि उसे क्या धमकाया गया ट्रंप की जानिब से। ट्रंप ने उसको ये कहा जी कि वो नेतन्याहू को ये समझाए कि लबनान के मामले के ऊपर सीज फायर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ना सिर्फ उसका जो बेटा अमेरिका में मौजूद है ना सिर्फ उसको मुल्क बदर किया जाएगा बल्कि उनके जो असासे हैं वो भी मुंजमद किए जाएंगे और तीसरा ये कि वो नेतन्याहू को जेल भी भिजवा देगा। नेतन्याहू के अगेंस्ट ऑलरेडी जो केसेस हैं वो इसराइल के अंदर वो चल रहे हैं लेकिन उसे अस्तस्ना जो है वो दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है वो इसराइल का प्रेसिडेंट भी है और उस अस्तस्ने के पीछे जो रीज़न थी वो ट्रंप थी और ट्रंप का दबाव था, अमेरिका का दबाव था जिसकी वजह से उसे अस्तस्ना मिला। ट्रंप ने उसे ये खुद भी एतराफ़ किया कि उसकी वजह से ही जो नेतन्याहू है वो जेल में नहीं गया। ट्रंप ने खुद ये इकरार किया जी कि उसने उसको गालियां भी जो हैं वो दी और इस धमकी के बाद ही उसने नेतन्याहू को जो कॉल है वो की और उसको गालियां दी और उसको ये धमकी दी कि तुम आज बाहर हो तो मेरी वजह से हो, अगर तुम इसी तरह से चलते रहे मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ये उसको धमकियां दी, फिर उसकी अहलिया को भी धमकियां दी और फिर उसके बाद अमेरिका से ये जो खबरें हैं आलमी मीडिया ने देना शुरू की कि लबनान के मामले पर सीज फायर हो गया, जंग बंदी हो गई है और अमेरिका ने इसमें जो सालिस का जो किरदार है वो अदा किया। आप देखें कि एक दिन के अंदर ही सारे का सारा जो मंजरनामा है वो तब्दील भी हुआ और सुलह भी हो गई, जंग बंदी भी हो गई और अमेरिका जो है वो सालिस भी इसके अंदर बन गया। बहरहाल एक और क्लियर मैसेज नेतन्याहू की जानिब से दिया गया। उसने ये कहा कि ठीक है हम हमले बंद कर रहे हैं, वो इस बात के ऊपर मान गया है लेकिन अपनी ट्वीट के अंदर नेतन्याहू ने कहा है कि उनका जो प्लान है ना वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जो उनका हमले का और कब्जे का प्लान था उस मामले में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। हाँ, आर्जी तौर के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इस ट्वीट का मतलब ये है कि वो कुछ डिले कर रहे हैं चीज़ों को और डिले करने का मतलब ये है कि हो सकता है जिस तरीके से जैसे ही नेतन्याहू को ये धमकियां दी उसने ये इत्तेहाद टूटा तो दूसरी तरफ ट्रंप के अगेंस्ट जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। दोनों ऐवानों में वो अक्सरियत भी खो चुका है। ये वाजे करता चलूँ जी कि काफ़ी तगड़ी लॉबी है इसराइल की और ज़ाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर जब तक जो तगड़ी लॉबी वाले होते हैं वो फिर अपनी जो बातें हैं वो मनवाते भी हैं। ऐसे ही उनकी जो लॉबी है वो तगड़ी नहीं होती और ट्रंप को लाने में भी वहीं पर किरदार था, कुछ जो कमिटमेंट्स थी वो की गई थी। तो बहरहाल अब जबकि ट्रंप ट्रैक से उतर गया है तो उसको प्रेशराइज करने के लिए ये जो तरीका है शायद ये भी इसके पीछे एक जो रीज़न है वो हो सकती है वो अपनाया जा रहा है। बहरहाल जी सारी की सारी जो चीज़ें इन्हिसार कर रही हैं वो कर रही हैं मिड टर्म इलेक्शंस में। अगर मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप हारता है ना और अमेरिकी सेनेट में अगर 14 वोट उसको मजीद उसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर ट्रंप की जो सदारत है ना वो गई और जेडी वैंस जो है वो फिर तैयार रखें अपने आप को, उनको फिर ये सदारत का जो ओहदा है ना वो संभालना पड़ेगा। आगे चलते हुए जी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ हुआ है कि तालिबान और रूस के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है।
दिफाई मुआहदा कुछ इक्विपमेंट जो है वो देना था रूस ने तालिबान को, यानी कि अफ़गान हुकूमत को, जिससे क्या होगा कि उनके ऊपर जो फ़िज़ाई हमले होते हैं ना, उनको वो मतलब है कि रोक सकेगा। ये एक जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो रूस और तालिबान या अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो एक मुआहदा है ना वो हो गया है। अब पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा मतलब है कि उसका मौक़िफ़ इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कुछ जो फ़िज़ाई हमले हैं वो जवाबन किए गए थे अफ़गानिस्तान पर, जब कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि आपकी जो सरज़मीन है वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो रही है, आपने उनको रोकना है, दहशतगर्दी को रोकना है। लेकिन उसकी नाकामी हुई, उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हुई, ये पाकिस्तान और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो रद्द-ए-अमल के तौर पर जो अटैक्स है ना वो किए अफ़गानिस्तान पर। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी ख़रीदी जा रही है ये किसके लिए ख़रीदी जा रही है? अगर थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग की जाए तो बड़ी सादा सी है चीज़ें, जो कि समझने कोई मुश्किल नहीं है उनको समझना। ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हो रहे। ज़ाहिर सी बात है इस मामले में भारत भी इन्वॉल्व है, वो यूज़ कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है उसकी और पाकिस्तान की जो एक असली दुश्मनी है वो भी सबके सामने है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो ये ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बाज नहीं आना, और क्या उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ चीज़ें करनी है। और अगर पाकिस्तान दोबारा से कोई फ़िज़ाई अटैक जो है वो करता है तो उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ली जा रही है। ज़ाहिर सी बात डॉट कनेक्टिंग की जाए तो यही बात समझ में आती है। पर बहुत सारे इस हवाले से सवालात थे। इस मुआहदे के बाद वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग होती है और इस ब्रीफिंग में यही सवाल रखा जाता है पाकिस्तान के जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के सामने। अब इसमें जो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि ये जो मुआहदा हुआ है ये बिल्कुल इसका वो मुताला भी किया जा रहा है कि इस मुआहदे में क्या क्या है, और इसका जो जायज़ा है वो भी जो पाकिस्तानी मुतलका हुकाम है वो ले रहे हैं। अभी फौरी तौर पर तो इस हवाले से पाकिस्तान कोई भी जो मौक़िफ़ है वो नहीं अपनाएगा। वो पहले जायज़ा लेगा, मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेगा, इसका मुकम्मल तौर पर मुतालिया करेगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान इस हवाले से अपना कोई जो मौक़िफ़ है वो देगा। यानी कि इतनी चीज़ इनिशियली पाकिस्तान ने बता दी है कि बिल्कुल वो चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, और इस पर वो ज़रूर अपना जो मौक़िफ़ है ना, अपनी जो हतमी राय है कि वो इस पर अब क्या जो रद्द-ए-अमल है वो देते हैं वो पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। तो ये अब तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।